Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of Producers Equilibrium. So, in the last lecture, हमने बात की थी the point of Producers Equilibrium. तो उसके अंदर हमने बात की थी कि एक प्रोड्यूसर जो है वो उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा जहां पर उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या होंगे, वो मैक्सिमम होंगे। और हमने बात की थी कि जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हमारा मतलब कौन से प्रॉफिट से होता है। जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं तो उससे जो हमारा मतलब होता है वो होता है नेट प्रॉफिट से, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट से। मतलब जब भी हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे हम बात करेंगे द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल कॉस्ट। ठीक, मतलब हम ये देखेंगे कि जो हमें टोटल रेवेन्यू मिला वो हमारी टोटल कॉस्ट से कितना ज्यादा मिला। हम ये नहीं देखेंगे कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू मिला वो हमें हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कितना ज्यादा मिला। नहीं, हम उस चीज को नहीं देखने वाले। क्यों नहीं देखने वाले? आज हम उस चीज का आंसर जो है वो निकालेंगे। आज हम क्या करते हैं, आज हम थोड़ा इसी प्रॉफिट को और डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि देखिए जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं ना, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है, प्रॉफिट के बारे में। तो जब हम नॉर्मली सोचते हैं कि लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब वो गड़बड़ क्या हो जाता है हम उसी चीज को देखने वाले हैं। एक्चुअली प्रॉफिट जो है हम उसके बारे में तीन तरह के व्यूज लेते हैं। एक होता है उसको हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। The first type of the profit is the supernormal profit. ये सुपरनॉर्मल प्रॉफिट क्या है? ये वही प्रॉफिट है जो हम आमतौर पे लेके चलते हैं। ठीक है, जब हम आमतौर पे जो लेके चलते हैं ना प्रॉफिट, वो कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं? हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं। क्यों? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या आएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में जो टोटल रेवेन्यू है वो आपकी टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा। मतलब टोटल रेवेन्यू का मतलब हुआ कि आपको कितनी टोटल इनकम मिली वो ज्यादा होगी। किससे? जो आपने उसके ऊपर टोटल कॉस्ट बियर करी। मान लीजिए कि आपने टोटल रेवेन्यू अर्न किया 100 रुपए का और आपकी टोटल कॉस्ट थी 80। सो आप योर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। तो जितना ये ग्रेटर होगा, जितना ये ग्रेटर होगा वो क्या होंगे, वो आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मीनिंग क्लियर, व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को मैं क्या करूं, मैं क्यू से डिवाइड कर दूं। मतलब इधर भी मैंने क्यू यानी कि लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दिया, इधर भी मैंने क्यू यानी कि लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दिया। अब अगर हम किसी भी चीज को लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो याद करो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड, तो वो क्या है, वो है एवरेज रेवेन्यू। और टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये क्या है, ये है एवरेज कॉस्ट। सो अगर हम टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट नहीं लिखना चाहते तो हम एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं। सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा पॉइंट होगा जहां पर क्या होगा, आपकी टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर टोटल कॉस्ट और योर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट। अब हमें पता है कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो और प्राइस एक ही चीज होते हैं, हम ऑलरेडी प्रूफ करके आए इसको। सो क्या होगा, अब आपका जो प्राइस है तो वो आपकी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या, कि जितना आपको आपकी कमोडिटी का प्राइस मिल रहा है वो होगा ग्रेटर एज कंपेयर टू कि उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है। मतलब वो जो कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, मतलब उस एक चीज को बनाने पे आपको कितने पैसे पड़ रहे हैं, बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट। ओके, योर पर यूनिट कॉस्ट। सो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होगी, पर यूनिट रेवेन्यू यानी कि एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस जो है वो ज्यादा होगा। हम कहेंगे वो क्या है, वो आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। मतलब आप एक चीज सपोज करो कि आप 10 रुपीज की सेल करते हो, ठीक है, और वो आपका प्राइस हो गया। उसको बनाने में आपको कॉस्ट जो पड़ी मान लो 8 रुपीज की पड़ी। नाउ your average cost is 8 and your average revenue is 10, so average
रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट कितना ज्यादा, 2 रुपीज ना, तो वो 2 रुपीज क्या हो जाएंगे आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे। जब हम आमतौर पर एक आम आदमी की तरह, एक लेमन की तरह, एक मैंगो पीपल की तरह सोचते हैं तो क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉफिट, हमारा जो मतलब होता है ना वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से ही होता है। मतलब जब भी हम प्रॉफिट सोचते हैं ना तो हम क्या करते हैं, एक तो हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट सोचते हैं, और नेट प्रॉफिट में कौन सा प्रॉफिट सोचते हैं, हम उसमें सुपर नॉर्मल सोचते हैं। हम एक तो ग्रॉस नहीं सोचते, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी होते हैं विद टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हम वो नहीं सोचते। हम सोचते हैं नेट रेवेन्यू, हम नेट प्रॉफिट सोचते हैं। नेट प्रॉफिट मींस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पहली गलती तो हम ये करते हैं कि जब प्रॉफिट सोचो तो हमें दो तरह के प्रॉफिट को दिमाग में रखना पड़ेगा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट को भी रखना पड़ेगा, हमें नेट प्रॉफिट को भी रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम खाली नेट सोचते हैं। नंबर दो हम क्या करते हैं, जब भी हम प्रॉफिट सोचते हैं तो हम हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सोचते हैं, जिसमें हम ये सोचते हैं कि प्रॉफिट कब होंगे, प्रॉफिट होंगे जब क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट होगा, या एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगा। हम जो अगली तरह का प्रॉफिट है उसको नहीं सोचते। अगली तरह का प्रॉफिट क्या है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉफिट है उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ध्यान से, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब जितना आपको रेवेन्यू मिला आपको कॉस्ट भी उतनी ही पड़ी। ये क्या हुआ, अब जितना मुझे रेवेन्यू मिल रहा है मुझे कॉस्ट भी उतनी ही पड़ रही है, तो फिर प्रॉफिट कहां से आए। पर मैं तो कह रहा हूं कि नॉर्मल प्रॉफिट है ये, बात तो सोचने वाली भाई। अगर मान लो मैं कहता हूं कि आपने कोई चीज बनाई, उस चीज के ऊपर आपको 100 रुपए की कॉस्ट पड़ी, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, और जब आपने उसको मार्केट में सेल किया तो आपको 100 रुपए का ही टोटल रेवेन्यू मिल गया। तो अब ये दोनों हो गए इक्वल, मतलब जितना आपको रेवेन्यू मिला उसको सेल करने पे उतनी ही आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ी। कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, 100 रुपए लगा रहे हो उस चीज को बनाने में और 100 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो बराबर, तो 100 इक्वल। तो आप सोचोगे प्रॉफिट कहां से आया, जब जितनी कॉस्ट बियर कर रहा हूं उतने ही प्रॉफिट मिल रहे हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो प्रॉफिट कहां से है, यही चीज है, यही चीज समझनी है कि अगर आपकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल भी हो जाते हैं, एट दैट टाइम यू आर आल्सो गेटिंग द प्रॉफिट्स व्हिच आर कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब ये कहां से आएंगे, अभी सोचते हैं इस बात को कि अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं इन दोनों साइड को क्यू से डिवाइड कर दूं, इधर भी मैंने क्यू से डिवाइड कर दिया, इधर भी मैंने क्यू से डिवाइड कर दिया। अगर मैं टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड करता हूं इट इज एवरेज रेवेन्यू, और मैं टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करता हूं इट इज एवरेज कॉस्ट। सो द नॉर्मल प्रॉफिट्स आर एट दैट पॉइंट वेयर द एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। मतलब एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू हुआ प्राइस, क्या हमें पता है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज होती है। और एवरेज कॉस्ट मतलब आप क्या कर रहे हैं कि मार्केट में जो अपनी कमोडिटी है उस प्राइस पर बेच रहे हैं जितनी आपको एवरेज कॉस्ट पड़ रही है। मतलब एक चीज को बनाने में आपको जो कॉस्ट पड़ रही है आप उसी रेट पर चीज बेच रहे हैं। मतलब ध्यान से सोचो, अगर आप कहते हो कि आप ये डस्टर बनाते हो, यू आर प्रोड्यूसर, आप ये डस्टर बना रहे हो, इस डस्टर को बनाने में आपको कॉस्ट आती है 20 रुपीज पर डस्टर। एक डस्टर को बनाने की कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज है, तो वो एक डस्टर को बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, एवरेज कॉस्ट होगी। आपने मार्केट में इसको सेल किया 20 में, मतलब क्या हुआ कि एक डस्टर को बनाने की कॉस्ट 20, आपने प्राइस भी रख लिया 20, इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट एंड प्राइस आर सेम। ठीक, तो 20 रुपए की कॉस्ट 20 का प्राइस दोनों सेम, तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। आप कहेंगे सर प्रॉफिट कहां से हो रहा है, जितनी कॉस्ट पड़ रही है उतनी तो प्राइस मिल रहा है, तो प्रॉफिट कहां से आए। अब यही चीज समझते हैं कि इसमें भी प्रॉफिट है, और वो कौन से हैं बात करते हैं। देखो, अब इसमें जो टोटल रेवेन्यू है, ठीक, मैंने कहा कि ऐसा पॉइंट होगा जहां पे टीआर इज इक्वल टू टीसी होगा, या यहां पे एआर इज इक्वल टू एसी होगा। सी, टोटल रेवेन्यू का तो कोई चक्कर नहीं, मान लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू 20
एंड टोटल कॉस्ट भी 20 मान लेते हैं, तो 20 इक्वल। अब टोटल रेवेन्यू को छोड़ो, टोटल कॉस्ट पकड़ो। जो आपने टोटल कॉस्ट बियर करी होगी, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन ही कर देता हूं। जो आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करी होगी वो कैसे करी होगी, हमने क्या बताया, टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट बियर कर रहे हैं आप कितने की, 20 रुपीज की ना। कॉस्ट किस पे बियर की जाती है, कॉस्ट बियर की जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर और नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो अगर आपने प्रोडक्शन की होगी तो आपने उसके लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगाया होगा। एक होगा लेबर, एक होगा लैंड, एक होगा कैपिटल और एक होगा एंटरप्रेन्योर। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वही आपने काम पे लगाए होंगे ना, और इन्हीं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आपने कॉस्ट बियर की होगी। जैसे अब जो आपने लेबरर लगाया उसको आपने क्या दिया होगा, उसको आपने वेजेस दिए होंगे। लेट इट बी कि हम मान लेते हैं कि जो वेजेस हैं वो आपने दिए, लेट इट बी 8 रुपीज के। अब आपकी टोटल कॉस्ट 20 है, ठीक, तो 8 रुपए बीच में से वेजेस वाले को आपने दी। जो जिससे आपने लैंड लिया है उसको आपने उसके बदले में रेंट दिया होगा। हम मान लेते हैं कि रेंट जो है वो 4 रुपए का है, सो ये 4 हो गए। अब आपकी कॉस्ट कितनी चल रही है, 8 एक पड़ी, 4 एक पड़ी, तो कितने हो गए, 12। जिससे आपने कैपिटल ली उसको आपने इंटरेस्ट दिया होगा। इंटरेस्ट जो है मान लो आपने दे दिया 5 रुपए का, तो 8 4 5, ठीक, 8 and 4 12, 12 and 5 17। जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या मिलता है, याद कर लो, अब आपको आपकी बात का आंसर मिल गया होगा। एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट रहा होगा 3 रुपीज, क्योंकि देखो जो कॉस्ट है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे पड़नी है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेबर को वेजेस मिलते हैं, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो कितने का, 3 रुपए का। अब अगर हम इसको ऐड करें तो ऐड करके टोटल आया 20। तो मैंने क्या कहा था, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 20। अब इस टोटल कॉस्ट जो 20 है इसके अंदर ये जो एंटरप्रेन्योर है इसके 3 रुपीज के प्रॉफिट है बीच में। इस 3 रुपीज को मिला के ये 20 बनी है। सो ये 3 रुपीज जो है ना, ये क्या है, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों है, पहले तो यही क्वेश्चन उठाते हैं। देख देखो ध्यान से, एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या है। एंटरप्रेन्योर कहता है कि देखो मैंने लेबर को काम पे लगाया, उसके बदले में उसको वेजेस देने। देखो लेबरर को काम पे लगाया, उसके बदले में लेबरर ने अपने वेजेस ले जाने हैं। लेबरर को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपकी कम्युनिटी सेल हुई कि ना हुई, उसने अपना काम करना है, उसने अपना काम करने के बदले में अपने वेजेस ले जाने। जिससे आपने लैंड ली उसने अपना रेंट ले जाना है, जिसने अपने कैपिटल ली उसने अपना इंटरेस्ट ले जाना है। मतलब लेबर के वेजेस, लैंड का रेंट और कैपिटल का इंटरेस्ट ये पहले से ही फिक्स होते हैं। जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टार्ट करता है ना, तो लेबरर के साथ उसका पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं आपको पर डे और पर मंथ में आपको इतने पैसे देने वाला हूं। जिससे लैंड लेता है उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं तेरे को इतना रेंट देने वाला हूं। जिससे कैपिटल लेता है उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इतने परसेंट तेरे को मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। अब उसने क्या किया, उसने लेबर, लैंड, कैपिटल को काम पे लगाया, काम पे लगा के प्रोडक्शन कराई, प्रोडक्शन करा के मार्केट में सेल की, इनके ऊपर कॉस्ट बियर की। अब सोचो जब तक प्रोडक्शन शुरू हुई थी, जब प्रोडक्शन शुरू हुई थी तब से लेके और जब तक मार्केट में जाके वो सेल नहीं हो जाती तब तक पूरा का पूरा रिस्क जो है वो किसका है, वो रिस्क है इस एंटरप्रेन्योर का। क्योंकि इस बंदे को कोई रिस्क नहीं, इसने अपने वेजेस ले जाने हैं। इस बंदे को कोई रिस्क नहीं, इसने अपने रेंट ले जाना है। इस बंदे को कोई रिस्क नहीं, इसने अपना इंटरेस्ट ले जाना है। सारा का सारा रिस्क इस बंदे का। वो कहता है कि जब प्रोडक्शन शुरू होती है ना, वहां से लेकर जब तक मार्केट में बिक नहीं जाती, सारा का सारा मेरा रिस्क है। मैं अब ये रिस्क क्यों उठाऊं, वो मैं इसलिए उठाऊंगा ताकि इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ मिले, और वो कुछ ना कुछ मिले, वो कुछ ना कुछ क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है। वो कहता है अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना रिस्क उठा रहा हूं, इन सबको मैनेज कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं ना। आई एम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब ये 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होके अपना रिवॉर्ड ले जाते हैं वेजेस, रेंट और इंटरेस्ट के फॉर्म में, मैं भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं, मुझे भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो उसको जो कुछ ना कुछ मिलता है ना, वो उसके प्रॉफिट होता है।
अब वो क्या करता है, वो अपने ये जो प्रॉफिट है ना इसको टोटल कॉस्ट में काउंट कर लेता है। वो कहते हैं देखो 8 रुपए इसको दिए, 4 रुपए इसको दिए, 5 रुपए इसको दिए, तो 8 and 4 12 and 5 17। वो कहता है 17 तो इनको दे दिए। वो कहता है मैंने भी तो मेहनत की है, मैंने भी तो काम किया है, मैंने भी तो सबकी मैनेजमेंट कराई है, तो बीच में 3 रुपए मुझे भी मिलने चाहिए। तो वो ये जो 3 रुपए हैं इसको वो क्या करेगा, इसको अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के टाइम पे उसका एक पार्ट बना देगा। और जो प्रॉफिट कॉस्ट का जो 20 रुपीज थी उसका एक पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं इसकी। सपोज कीजिए कि आप किसी अपने रिलेटिव की शॉप पे जाते हैं, ठीक है, मान लो आप शर्ट लेने गए और आपका बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि देखो जी ये जो शर्ट है ना, जब हम मार्केट में सेल करते हैं इसको हम ना 1200 रुपीज की सेल करते हैं, ठीक है, 1200 की सेल करते हैं और हमारा जो प्रॉफिट होता है ना वो 200 रुपए होता है। मतलब हम 1000 की हमें आती है, ठीक, समझ आ रही है मेरी बात कि 1000 की आती है, हम 1200 की सेल करते हैं, 200 हमारे प्रॉफिट है। तो वो जो प्रॉफिट बोल रहे हैं ना 200 रुपए प्रॉफिट है, वो कौन सा है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। वो कहते देखो जी आपसे मैंने क्या प्रॉफिट लेना, ऐसा करते हैं ये आई इसके ऊपर जो है वो हमें इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी पड़ी होगी, ठीक है, दुकान का भी खर्चा होता है ना, जब एक शॉपकीपर एक शॉप चलाता है ना, उस शॉप को चलाने पे उसको बहुत कॉस्ट पड़ती है, शाम को चाय पानी का खर्चा भी होना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी होना है। वो कहेगा मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा हुआ हूं तो घर चलाने, वो कहता है सर ऐसा करता हूं ज्यादा नहीं, आपसे सिर्फ मैं 10% लूंगा। वो जो 10% है वो क्या हम कहते हैं, नहीं नहीं 10% तो तेरा हक बनता है, हम ऐसे कहते हैं ना। वो कहता है मैं 10% ले रहा हूं आपसे, इससे ज्यादा नहीं ले रहा, इतना तो हक बनता है। हक बनता है मतलब वो कहता है मैं सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे काम करता हूं, मैंने अपना घर चलाना है, मैं मेहनत करता हूं, तो 10% तो मेरा हक बनता है। वो जो हक बनता है ना वो क्या है, वो नॉर्मल प्रॉफिट्स है। वो कहेगा कि ये मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले रहा, ये तो क्या है, ये तो मेरे इतने प्रॉफिट है जो मिनिमम है, ये तो मुझे मिलने ही चाहिए, इससे कम पे काम नहीं करूंगा। वो कहते हैं ये तो मैंने लेने ही लेने हैं, इससे कम नहीं, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। तो जो एक प्रोड्यूसर की जो मेहनत की कमाई होती है ना वो क्या होता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब इसका मतलब क्या, अब सोचो अगर हम कहें कि जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो क्या है, जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर है 20-20, आप कहेंगे इसमें से प्रॉफिट कहां से आए, मैं कहूंगा बिल्कुल आए। ये जो 720 है इसके दो पार्ट्स है, 17 और 3। 17 वो है जो उसने बाकियों को दिए, 8, 4 and 5। ये 3 जो है वो उसके नॉर्मल प्रॉफिट्स है जो उसको अपनी मेहनत के बदले में मिले हैं। तो इस जो इसके केस में जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर है, 20-20 बराबर है, उस पर भी उसको क्या हो रहा है, 3 रुपए के प्रॉफिट मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उसने इस प्रॉफिट को अपनी टोटल कॉस्ट का पार्ट बना दिया। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। जैसे अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं। अब सपोज करो क्या हुआ, अब इन दोनों तरह के प्रॉफिट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे, अब इसमें क्या था, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट था, मतलब टोटल रेवेन्यू मिल रहा है उसको 25 और उसकी कॉस्ट है 20, ठीक है। इसमें क्या था, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 20 और टोटल कॉस्ट भी है 20, ठीक है। अब देखो अगर वो कहता है कि अब जो हमने ये 20 टोटल कॉस्ट बनाई थी, हमने कैसे बनाई थी, हमने कहा था इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर इनको कर देते हैं। लैंड जो है मान लो उसको 8 रुपए दे दिए, लेबर को जो है वो 5 रुपए दे दिए, कैपिटल को जो है वो 4 रुपए दे दिए, ठीक है। तो अब हो गए 17, तो 3 रुपए जो है वो उसके हो गए प्रॉफिट, ठीक। अब टोटल कॉस्ट 20 आ गई। अब अगर तो क्या हो कि उसको टोटल रेवेन्यू अपनी टोटल कॉस्ट के बराबर ही मिले, तो क्या होगा, उसको सिर्फ ये 3 रुपए के प्रॉफिट मिलेंगे जो हम कहेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। पर अगर उसको अपनी कमोडिटी के बदले में 25 रुपीज मिल जाते हैं, अब सोचो क्या हुआ, अब 25 कॉस्ट है 20 की, मिल रहे हैं 25, तो 5 एक्स्ट्रा, तो एक तो ये 5 एक्स्ट्रा मिले, एक ये 3 और मिले, तो उसके अब टोटल प्रॉफिट कितने हो जाएंगे,
8। 8 में से जो 3 रुपए हैं वो क्या है, वो उसके नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, जो उसकी मेहनत की कमाई है। ये 5 तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। ये तो मार्केट में हो सकता है उसकी कम्युनिटी की डिमांड बढ़ गई हो, या ये भी हो सकता है कि मार्केट में उसकी कम्युनिटी का प्राइस बढ़ गया हो तो उसके करके 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हो। वो कहता है मैं अगर चाहूं ना ये 5 रुपए तो मैं छोड़ सकता हूं, ये ना मिले तो कोई चक्कर नहीं, पर ये 3 रुपए नहीं छोड़ सकता, ये तो मैं लूंगा ही लूंगा। मतलब एक जो एंटरप्रेन्योर है, एक जो प्रॉफिटर है, एक जो प्रोड्यूसर है, वो कम से कम ये तो जरूर एक्सपेक्ट करेगा कि उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स, जो उसकी मेहनत की कमाई है, ये उसको जरूर मिले। अगर ये भी उसको नहीं मिलेंगे ना, वो काम नहीं करेगा। सो ये वो मिनिमम प्रॉफिट है जो उसको मिलने ही चाहिए। सो एक तो ये आता है प्रॉफिट के केस में। एक क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुए, एक क्या हुए, नॉर्मल प्रॉफिट हुए। तीसरा जो आता है उसको हम कहते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो सब नॉर्मल प्रॉफिट्स है, एक्चुअली इसको अगर प्रॉफिट ना भी बोला जाए और इसको ना अगर लॉसेस कह दिया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार एक प्रोड्यूसर जो है उसको लॉस भी हो जाते हैं। ठीक, अब लॉस कैसे हो जाता है, अब लॉस कैसे होंगे, सोचो। लॉस तब होंगे जब क्या होगा, जब टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। मतलब अब आपको टोटल रेवेन्यू कम मिल रहा है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू कम मिल रहा है, टोटल कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ रही है। कैसे, वो कहता है टोटल रेवेन्यू मिल रहा है आपको 18 रुपीज का, मतलब आपकी कम्युनिटी सेल हो रही है 18 में, और आपको टोटल कॉस्ट जो पड़ रही है वो पड़ रही है 20 की। मतलब आपको कॉस्ट पड़ी 20 की, आपको जो रेवेन्यू मिला वो मिला 18 का, तो मतलब अब आपको क्या हो गए, 2 रुपए के क्या हुए, लॉस हुए। समझा? So this is called subnormal profits. Subnormal profits means the losses, याद रखना। सुपर नॉर्मल में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट, एंड सब नॉर्मल में टोटल रेवेन्यू इज लेस देन द टोटल कॉस्ट। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जो कॉस्ट है वो आपको ज्यादा पड़ रही होगी और जो आपको रेवेन्यू है वो कम मिल रहा होगा। अगर मैं इसको भी दोनों साइड में Q से डिवाइड कर दूं, in that case what is now AR, total revenue upon Q is AR, total cost upon Q is AC, so average cost is less than the average, देखो clear, average revenue is less than the average cost. Average revenue is what, average revenue is the price, price is less than the average cost। मतलब क्या हो रहा है, जो आपको एवरेज कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है वो क्या है, वो ज्यादा है, जो प्राइस मिल रहा है वो क्या है, वो कम है। मतलब आप कॉस्ट ज्यादा बियर कर रहे हैं, मार्केट में उसका रेट आपको कम मिल रहा है, तो आपको क्या होंगे, आपको लॉसेस होंगे, जिसको हम बोलेंगे सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब क्वेश्चन फिर उठा कि अगर एक प्रोड्यूसर जो है, अगर उसको सब नॉर्मल प्रॉफिट्स है, मतलब उसको लॉस हो रहे हैं, क्या वो लॉस के अंदर इक्विलिब्रियम में हो सकता है? देखो यहां पर तो क्लियर कट है, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं देन द पर्सन इज वेरी सेटिस्फाइड, होगा यार बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आंदो ये तो इक्विलिब्रियम है। वो कहा चल ठीक है यार, जितनी रेवेन्यू इतना कॉस्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट तो मिल ही रहे हैं ना, चल ठीक है, इस पे भी इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है मैं चेंज नहीं करता। पर अगर सपोज करो कि ये हो जाए, अगर उसको लॉस हो रहा है, क्या वो लॉस में इक्विलिब्रियम में होगा? यही क्वेश्चन मार्क है। और यही मैंने जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कराई थी अपने लास्ट लेक्चर में, मैंने कहा था मैं 50% छोड़ रहा हूं डेफिनेशन, और वो 50% को अब ये चीज पूरी करेगी। कैसे, इसी चीज को समझते हैं। तो वी आर नाउ डीलिंग विद द सब नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोड्यूसर जो है उसने अपनी कमोडिटी सेल की, तो उसका कुछ प्राइस था, हम इसको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्राइस था 10 रुपीज का, एक कमोडिटी वो 10 रुपए में सेल कर रहा है, ठीक है। अब उसके ऊपर अब प्राइस है, ध्यान रखना प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू है। अब चाहे तो मैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिवाइडेड बाय क्यू ही करना है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो मेरी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, ठीक, मैं यहाँ पे टोटल भी लिख सकता हूँ, एवरेज भी लिख सकता हूँ, दोनों लिख सकता हूँ। हम टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से चल पड़ते हैं, बाद में एवरेज कर लेंगे, चलो। तो वो कहता है कि मुझे टोटल रेवेन्यू हुए 100 रुपए के, ठीक, जो मेरी टोटल कॉस्ट है
वो मेरी टोटल कॉस्ट है, सपोज करो कि 110 रुपीज की। ठीक, अब क्या हो, अब देखो टोटल रेवेन्यू 100 के, टोटल कॉस्ट है 110 की, इसका मतलब टोटल कॉस्ट है ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, रेवेन्यू कम मिल रहा है, तो उसको लॉस हो रहे। अब आप पूछो कितने के लॉस, सिंपल, 100 रुपए का रेवेन्यू है, 110 की कॉस्ट है, तो 10 रुपए के लॉसेस हो रहे हैं उसको, सही हो गया। तो 10 रुपए के लॉसेस मतलब सब नॉर्मल प्रॉफिट, क्या इस 10 रुपए के लॉसेस पे वो इक्विलिब्रियम में होगा, इसी चीज को समझना है। वो कहता है कि जो मेरी टोटल कॉस्ट है ना, ये 110, इसके मैं दो पार्ट्स करने वाला हूं, एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन है, टोटल कॉस्ट के मैंने दो पार्ट्स कर दिए, टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल कर दिए। वो कहते हैं जो 110 की मेरी कॉस्ट है ना, इसमें से 10 रुपए जो है वो तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, और जो 100 रुपए है वो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसीलिए मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो 110 है। सही हो गया, नाउ इट्स क्लियर टू यू। अब उसको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो 100 का मिल रहा है, और उसको जो वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है वो भी 100 की मिल रही है, मतलब उसको जो टोटल रेवेन्यू मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है, वो मिल रहा है उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। ध्यान से सोचो, 100 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है और उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 100 है। वो कहते हैं जितनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है मुझे उतना ही रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर इन दोनों को Q से डिवाइड कर दे, मैंने पहले कहा था एवरेज लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वो कहते हैं जो नुकसान हो रहे हैं ना वो ये 10 रुपए के हो रहे हैं, और वो 10 रुपए क्या है, वो मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब जो नुकसान हो रहा है 10 रुपए का, वो कौन सा नुकसान हो रहा है, वो फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं जितनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है मैं उन वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा हूं, मतलब जितनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट मुझे पड़नी चाहिए उतने मेरे को पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ ये मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये कवर नहीं हो पा रही, मतलब मुझे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर जो है वो नुकसान हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब वो कहता है मैं सोचूं कि मैं प्रोडक्शन करूं कि ना करूं। अब वो कह रहा है 10 रुपए के तो नुकसान हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, भी टोटल कॉस्ट 110 है और रेवेन्यू मिल रहा है 100, 10 रुपए का नुकसान है। अब ये सोचना है कि क्या 10 रुपए के जो नुकसान है उसके ऊपर मैं इक्विलिब्रियम में हूं या नहीं हूं, मुझे प्रोडक्शन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सोचो, अब उसको 10 रुपए के नुकसान हो रहे हैं, क्या उसको प्रोडक्शन करनी चाहिए 10 रुपए के नुकसान में? अगर उसको प्रोडक्शन करनी चाहिए, वो कहता है ठीक है मैं करता हूं, तो वो कहेगा कि ठीक है मैं इक्विलिब्रियम में हूं, मैं 10 रुपए के लॉस उठाने के लिए रेडी हूं, मैं इसमें चेंज नहीं करना चाहता। क्या वो लॉस के अंदर इक्विलिब्रियम में होगा? अब सोचो, मैं कहता हूं इस सिचुएशन के अंदर द आंसर इज यस। वो कहेगा बिल्कुल मैं प्रोडक्शन करूंगा, मुझे 10 रुपए के लॉस हो रहे हैं मैं फिर भी प्रोडक्शन करूंगा। क्यों? वो कहता है सपोज करो मैं प्रोडक्शन बंद कर देता हूं, 10 रुपए के लॉस हो रहे हैं ना, वो कहता है मैं प्रोडक्शन बंद कर देता हूं अपनी। अगर मैं प्रोडक्शन बंद कर देता हूं तो क्या होगा? अब आ जाओ कॉस्ट पे, अगर प्रोडक्शन जीरो हो जाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दैट वेरी विद द चेंज इन आउटपुट। वो कहता है प्रोडक्शन बंद कर दूंगा ना तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो पड़ेगी नहीं, ये तो हो गई जीरो। पर जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये तो अगर मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगा ये तो मुझे तब भी पड़ेगी, क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो ओवरहेड कॉस्ट है, जो आउटपुट के जीरो होने पर भी पड़ती है। मतलब अगर आउटपुट बंद कर दूंगा तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिर भी पड़नी ही पड़नी है। तो वो कहता आउटपुट कर दिया जीरो, काम कर दिया जीरो, सारी फैक्ट्री बंद कर दी, अब मुझे कितने की कॉस्ट पड़ रही है? 10 की। कहता ये तो है ही नुकसान, मैं आउटपुट कर नहीं रहा फिर भी फिक्स कॉस्ट तो मुझे फिर भी पड़ेगी। वो कहता है अगर मैं प्रोडक्शन कंटिन्यू रखता हूं तब भी मुझे 10 रुपए के नुकसान है, अगर मैं प्रोडक्शन बंद कर देता हूं ये 10 रुपए के नुकसान तो मुझे फिर भी होंगे, क्योंकि ये तो होने ही होने, क्योंकि ये कॉस्ट तो पड़नी पड़नी है। वो कहता है प्रोडक्शन करो तो भी 10 रुपए के नुकसान, प्रोडक्शन ना करो तो भी 10 रुपए के नुकसान, तो फिर कर लेते हैं। तो अगर उसको जो लॉस हो रहे हैं उसको लॉस सिर्फ और सिर्फ उसकी फिक्स्ड कॉस्ट के हो रहे हैं और उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, ठीक है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, वो क्या करेगा? वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा। तो इस जो 10 रुपए के लॉस है ना,
इसको हम कहते हैं उसके मिनिमम लॉस। जो मिनिमम लॉस है वो किसके बराबर होते हैं? वो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होते हैं। वो कहता है इतने तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन बंद भी कर देता हूं, ये लॉस तो फिर भी होंगे ही होंगे। तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखने में भी 10 रुपए के लॉस है, प्रोडक्शन बंद करने पर भी 10 रुपए के लॉस है, तो वो कहता है कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है कि कल को प्राइस बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो हो सकता है कि मेरी जो ये लॉस है वो खत्म हो जाए, मुझे प्रॉफिट होने शुरू हो जाए। पर अगर मैं भाग गया, मैंने प्रोडक्शन बंद कर दी, फिर भी 10 रुपए के लॉस उठाता रहा, अगर एक बार मैं मार्केट से बाहर निकल गया ना, तो दोबारा मार्केट में आना इम्पॉसिबल हो जाएगा ड्यू टू कट थ्रोट कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा, आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर एक बार एक कंपनी बाहर गई ना मार्केट से, वापस आना इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए। तो कहता है कि ठीक है यार, कॉस्ट जो लॉस हो रहे हैं वो 10 रुपए के हो रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है। अगर प्रोडक्शन करता हूं तो भी 10 के लॉस है, नहीं करता तो भी 10 के लॉस है, तो कंटिन्यू। तो जब तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है ना, तब तक वो प्रोडक्शन करेगा। तो उसको कहेंगे उसके मिनिमम लॉस, और इस पॉइंट पर भी वो इक्विलिब्रियम में जरूर होगा। नंबर 2, अगर क्या हो, अगर ये हो जाए कि वो ये कहे कि जो मेरी टोटल कॉस्ट है ना, वो है 120 रुपए की। अब इस यस को बाद में देखते हैं। टोटल रेवेन्यू है 100 का, इसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 10 की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 110 की, तो टोटल कॉस्ट हो गई 120 जो हमने ऊपर लिख दी। अब क्या हो रहा है? अब अगर देखा जाए कि रेवेन्यू कितना 100 और टोटल कॉस्ट कितनी, देखो टोटल रेवेन्यू 100 है, टोटल कॉस्ट है 120, लॉस 20 रुपीस की है ना। अगर वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करता है, इफ द प्रोड्यूसर कंटिन्यू द प्रोडक्शन, तो लॉस कितने के? 20 रुपए के, क्योंकि रेवेन्यू मिलेगा 100 का, कॉस्ट पड़ेगी 120 की, तो 20 के लॉस होंगे। अगर वो क्या कर दे, अगर वो शट डाउन कर दे, अगर वो बंद कर दे अपनी प्रोडक्शन, अगर वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर देता है, तो क्या होगा? अब उसकी वेरिएबल कॉस्ट ये जो है ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब उसने प्रोडक्शन ही नहीं करनी, तो वेरिएबल कॉस्ट किस बात की? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है? दैट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। तो क्या होगा? प्रोडक्शन बंद कर देगा तो क्या होगा? 110 नहीं पड़ेंगे, लॉस कितने होंगे? सिर्फ 10 रुपए के होंगे। वो प्रोडक्शन बंद कर देगा, वो कहेगा अगर मैं प्रोडक्शन कंटिन्यू करता हूं तो 20 रुपए के लॉस होते हैं, ठीक है, और अगर प्रोडक्शन बंद करता हूं तो 10 रुपए के लॉस होते हैं। तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन बंद करेगा। क्यों? इस केस में क्या हो रहा है, उसको ही लग रहा है कि जो मैं सेल कर रहा हूं उससे मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है। मेरी वेरिएबल कॉस्ट 110 है, कम से कम वो तो मिले। वो कहता मेरे को मिल रहे हैं 100 रुपीस, मेरी वेरिएबल कॉस्ट ही 110 है, तो कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो मिले। तो उसको तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही है। सो इन दैट केस वो क्या करेगा? आउटपुट को बंद कर देगा। सो अब हम क्या कह सकते हैं? अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की ना पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं कि क्या होगा? अ प्रोड्यूसर विल बी इन अ सिचुएशन of equilibrium when क्या होगा? नंबर 1, either he is क्या कर रहा हो? maximizing his profits, या तो वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमम कर रहा हो, या क्या कर रहा हो? और he is minimizing his losses, और अगर उसको लॉस हो रहे हैं तो क्या कर रहा हो? ऐसे पॉइंट पे हो जहां पर उसके जो लॉस है वो क्या हो? मिनिमम हो। मिनिमम लॉस किसके बराबर है? उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है। सो ये नहीं कहना कि जो एक प्रोड्यूसर है वो हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट के चक्कर में ही जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। वो लॉसेस में भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बट कौन से लॉसेस में? जब उसको लगेगा कि जो लॉस है मैं इतनी आउटपुट कर रहा हूं जिससे मेरे जो लॉस है वो मिनिमम हो रहे हैं, इससे कम तो लॉस हो ही नहीं सकते। इससे कम कौन से?
फिक्स्ड कॉस्ट के, वो ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस बर्दाश्त करेगा, इससे ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अगर उसको फिक्स्ड कॉस्ट के ही लॉसेस हो रहे हैं, उसकी वेरिएबल कॉस्ट प्रॉपरली कवर हो रही है, तो क्या होगा, वो अपने आप को इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो कहेगा। सो ये जो दो कंडीशन है ये हम लेके चलते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्या हो, या तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रहा हो, और अगर वो लॉस में है तो इस तरह से करे कि उसके लॉस जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉसेस क्या है, ये आगे हम फिर इसको डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।